पाठ 14 शहीद आजम भगत सिंह। पाठ का उद्देश्य शहीद भगत सिंह के जीवन से परिचित करवाना, विभिन्न क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में बताना। साथियों, स्वाभाविक है, जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि कैद होकर या पाबंद होकर ना रहूं। मेरे हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने की सूरत में देश की माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की उम्मीद करेंगी। इससे आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ये पंक्तियां क्रांतिकारी शहीद सरदार भगत सिंह के उस पत्र की हैं, जो उन्होंने फांसी से एक दिन पहले 22 मार्च 1931 को लिखा था। भगत सिंह ने देश की स्वतंत्रता के लिए जिस साहस और वीरता के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया, वह आज भी युवकों के लिए आदर्श है। राष्ट्रभक्त वीर भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव के एक देशभक्त सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह के दादा का नाम सरदार अर्जुन सिंह था। इस सिख परिवार में देशभक्ति के संस्कार वंश परंपरा से चले आ रहे थे, इसलिए भगत सिंह के खून में ही देश प्रेम रचा बसा हुआ था। जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ, उस दिन इनके चाचा जेल से रिहा हुए थे। इसी कारण इनकी दादी ने इनका नाम भागों वाला रख दिया था। बाद में इन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राथमिक स्कूल में ही हुई। स्कूल में उनकी गिनती अच्छे विद्यार्थियों में होती थी। वे अपने अध्यापकों का बहुत आदर करते थे। भगत सिंह मित्रता करने में भी बड़े प्रवीण थे। जो भी एक बार उनके संपर्क में आ जाता था, वह उनका मित्र बन जाता था। वे अपने साथियों में भी देश प्रेम की भावना उत्पन्न करते रहते थे। सन 1919 में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों व रॉलर एक्ट के विरोध में सारे देश में प्रदर्शन हो रहे थे। इन्हीं प्रदर्शनों के चलते 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में बहुत से लोग इकट्ठे हुए। लोगों की आवाज दबाने के लिए अंग्रेज सिपाहियों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। इस गोली कांड में हजारों लोग मारे गए। जलियांवाला बाग की घटना के समय भगत सिंह की आयु केवल 12 वर्ष थी। इस घटना ने भगत सिंह को पूरी तरह से झकझोर डाला। वे किसी तरह बचते बचाते घटना स्थल पर पहुंच गए। वहां उन्होंने खून की सनी गीली मिट्टी को एक बोतल में भरा और उसे अपने घर ले आए। घर लौटकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, बहन, यह उन निर्दोष शहीदों के खून से सनी मिट्टी है जिन्हें कल अंग्रेज सिपाहियों ने क्रूरतापूर्वक मार डाला था। आओ इसे प्रणाम करें। यह कहकर उन्होंने उस दिन निर्दोष लोगों की हत्या का बदला लेने की प्रतिज्ञा की और उस मिट्टी को निशानी के रूप में संभाल लिया। सन 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। उन दिनों भगत सिंह लाहौर के DAV स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। भगत सिंह ने पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। उसी समय गोरखपुर में चौरी चौरा की घटना हो गई। इस घटना में अंग्रेज थानेदार सहित 21 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया। हिंसा की ज्वाला भड़कती देखकर गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया, लेकिन भगत सिंह को यह अच्छा नहीं लगा। वे इससे बहुत निराश हो गए। उनका मानना था कि केवल अहिंसा से ही देश को स्वतंत्र नहीं कराया जा सकता। अब उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए लाला लाजपत राय जी के द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लिया। यहीं पर उनका संपर्क भगवती चरण, सुखदेव और यशपाल आदि अन्य क्रांतिकारियों से हुआ। भगत सिंह जब राष्ट्रीय कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तब घर में उनके विवाह की बातें होने लगीं।
इस बात की सूचना मिलते ही भगत सिंह ने अपने पिता को पत्र लिखा। पिताजी, आप जानते हैं कि मैंने तन मन धन से देश की सेवा करने की सौगंध ली है। कृपया मुझे विवाह के बंधन में ना बांधें, बल्कि मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं देश को स्वतंत्र करवा सकूं। इसके बाद वे लाहौर छोड़कर कानपुर आ गए। वहां क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी ने उन्हें प्रताप प्रेस में काम दे दिया। वहां वे बलवंत सिंह के नाम से काम करने लगे। वहीं उनकी भेंट बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद जैसे कई अन्य क्रांतिकारियों से हुई। इसी बीच इनकी दादी की गंभीर बीमारी का समाचार पाकर उन्हें लाहौर लौटना पड़ा। वापस आकर उन्होंने नवयुवकों का क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा बनाया। सन 1927 में लाहौर के दशहरा मेले की भीड़ में एक बम फेंका गया, जिसमें अनेक लोग घायल हो गए। इस बम कांड में भगत सिंह का हाथ नहीं था, फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर कोई आरोप सिद्ध न हो सका, इसलिए कुछ दिनों के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अक्टूबर 1928 में इंग्लैंड से साइमन कमीशन भारत आया। यह आयोग जहां जहां भी गया, देश के लोगों ने उसका भारी विरोध किया। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक बड़ा जुलूस निकाला। जुलूस में जा रहे निहत्थे लोगों पर पुलिस ने बड़ी बर्बरता से लाठियां बरसाईं, जिससे लाला जी को गंभीर चोटें आईं। इन्हीं चोटों के कारण लगभग 1 महीने के बाद उनका निधन हो गया। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह तड़प उठे। 1 माह बाद ही उन्होंने राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर लाला जी के हत्यारे सांड्रस को गोली से उड़ा दिया। सांड्रस सहायक पुलिस सुपरिटेंडेंट था। सांड्रस पर पहली गोली राजगुरु और दूसरी भगत सिंह ने चलाई थी। इन दोनों को भागते देखकर एक सिपाही ने उनका पीछा किया। चंद्रशेखर आजाद ने अपने पिस्तौल से उसे भी ढेर कर दिया। उसके बाद तीनों वहां से भाग निकले और पुलिस ताकती रह गई। सन 1929 में विदेशी शासकों के कानों को खोलने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका। दोनों वहां से भागे नहीं, बल्कि वहीं खड़े होकर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने यह कहते हुए अपनी गिरफ्तारी दे दी कि उन्होंने ये बम अंग्रेजों की अंधी बहरी सरकार को जगाने के लिए फेंके हैं, न कि किसी को मारने के लिए। उन पर मुकदमा चलाया गया। इसी बीच सरकार को मालूम हो गया कि सांड्रस को मारने में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का हाथ था, इसलिए इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। यह माना जाता है कि मृत्यु दंड के लिए 24 मार्च की सुबह का समय तय था। उधर अंग्रेजों के प्रति लोगों में आक्रोश और विरोध बढ़ता जा रहा था, इसलिए अंग्रेज सरकार ने भयभीत होकर 23-24 मार्च की मध्य रात्रि को ही इन वीरों को फांसी पर चढ़ा दिया। रात के अंधेरे में ही सतलुज के किनारे उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। देश की स्वतंत्रता के लिए भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए फांसी पर झूल गए। देश उनकी कुर्बानी का सदैव ऋणी रहेगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा।